हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, बायो में क्लास 12th में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ गैर संक्रामक रोगों जैसे कि एड्स और कैंसर के बारे में चर्चा करी थी। उसके बारे में थोड़ा सा हम और विस्तार में आज जानेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, हम लोगों का जो गैर संक्रामक रोगों के बारे में हम जान रहे थे, उसमें मैंने आपको एड्स के बारे में हमने डिस्कस की थी। अब दूसरा संक्रामक रोग जो आपको बताया जाना है, उसमें कैंसर के बारे में काफी हमने डिस्कस कर लिया था कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर कैंसर सेल्स का फैलना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। उसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। उसके बाद कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या क्या कारक हैं जिसके कारण से कैंसर जो है वो फैलता है। तो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदलने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। और फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ये हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि एक्सरेज, गामा रेज जिससे फिजिकल चेंजेस आते हैं, और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये क्या करती हैं, डीएनए को डैमेज करती हैं, है ना, जिससे नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आपका केमिकल जो है, टोबैको स्मोक में प्रेजेंट जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं वो लंग कैंसर का मुख्य कारण है। जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, क्या वो बात समझ में आ रही है। सिगरेट या बीड़ी जिसके अंदर तंबाकू भरा हुआ होता है, उसके स्मोक से, उसके धुएं में क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदलने वाले कारक प्रेजेंट होते हैं, जो फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। बायोलॉजिकल कैंसर प्रोड्यूस करने वाले वायरसेस क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहलाते हैं, जिसमें जीन्स होते हैं और इन्हें हम वायरल ऑन्कोजेनिक कहते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेल्स में कई ऐसी जीन्स का पता चला है जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, और या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं उनको हम। ठीक है, तो जब नॉर्मल सेल में कैंसर सेल का एक्टिवेशन हो जाता है तो सेल्स कैसी हो जाती हैं, ऑन्कोजेनिक हो जाती हैं, है ना। कैंसर का डिटेक्शन कैसे हो सकता है और कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। कैंसर को शुरू में डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि कैंसर जो है वो कई स्टेजेस में पाया जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2। तो यदि कैंसर को शुरुआत में डिटेक्ट कर लिया जाए तो फिर इससे कैंसर डिजीज का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है ना। अब इसमें इसका डिटेक्शन कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होती है, उसके लिए कुछ टेस्ट्स के नाम है ना। बहुत कॉमन है, आप क्लास 12th में हैं तो आपको पहले से भी पता होना चाहिए। बायोप्सी नाम का एक टेस्ट होता है, बायोप्सी, जिसमें सस्पेक्टेड ऑर्गन के टिश्यू का एक थिन पीस को स्टेन करके माइक्रोस्कोप द्वारा उसकी टेस्ट करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। तो उसके द्वारा क्या पता चल जाता है कि सेल्स जो हैं वो मैलिग्नेंट हैं या बिनाइन हैं। ठीक है, ल्यूकीमिया में बढ़े हुए सेल काउंट के लिए ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट होता है। ठीक है, अब रेडियोग्राफी, ये भी टेस्ट है रेडियोग्राफी, जो कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। उसमें एक्सरे, आपका सीटी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैन है, एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका सबका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। एक्सरे, सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैन, और एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या करते हैं, एक्स रेज का यूज करके किसी ऑर्गन के इंटरनल पार्ट्स की 3 डायमेंशनल इमेज इससे मिल जाती है।
किससे? सीटी। सीटी स्कैन आप सभी ने सुना है, सीटी स्कैन, तो उसमें क्या होती है, 3 डायमेंशनल इमेज उससे मिल जाती है किसी भी ऑर्गन की, ठीक है। अब लिविंग टिश्यू में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, इनका इन चेंजेस का एकदम सही पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? एमआरआई का। एक टेक्निक है, बहुत टाइम से चल रही है, फिर भी एडवांस टेक्निक्स के ही कैटेगरी में आती है। और इसमें क्या होता है एमआरआई में कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रिएक्शन का, इसमें रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। कुछ एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है ना, कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए एंटीबॉडीज जो है कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स का पता लगाने के लिए यूज होती है, जैसे कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का भी प्रयोग या यूज किया जाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ कैंसर्स के प्रति इनहेरिटेड, मतलब जिसके अंदर संभावना है कि कैंसर सेल्स आ सकती हैं, ऐसे जीन्स का पता लगाने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो किसी व्यक्ति के विशेष कैंसर के प्रति डिस्पोज करते हैं, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए क्या हो सकते हैं? उपयोगी। ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष कार्सिनोजेंस से जिसके प्रति वो मतलब जिसके प्रति उनका शरीर संभावना है कि उनको हो जाए, जैसे लंग कैंसर में टोबैको स्मोक से बचने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है जिसके अंदर लंग कैंसर होने की संभावना है भविष्य में, तो उसको टोबैको स्मोक से बचने की सलाह दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैंसर का किस तरह से हो सकता है? जनरली सामान्यतया कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन होता है, सर्जरी यानी कैंसरस पार्ट का कट करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाना, रेडिएशन थेरेपी जिसमें रेडिएशन के सहारे उन कैंसरस सेल्स को मारने की कोशिश की जाती है, और इम्यूनोथेरेपी जिसमें इम्यूनिटी के ऊपर थेरेपी का सहारा लिया जाता है, और रेडियोथेरेपी, है ना, ये सबके नाम आप लिख सकते हैं। तो रेडियोथेरेपी, इसमें ट्यूमर सेल्स को क्या करते हैं, लिथली उसको रेडिएट किया जाता है ना, लेकिन ट्यूमर मास के पास वाले नॉर्मल टिश्यू का इसमें रेडियोथेरेपी में ध्यान रखा जाता है। इसमें फिर कीमोथेरेपी भी होती है ना, तो अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी में कैंसरस सेल्स को मारने के लिए अलग कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं। इसमें से कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, तो कैंसरस सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी केमिकल्स का यूज किया जाता है, जो अलग अलग पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए अलग अलग केमिकल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि कैंसरस सेल्स को मारने के लिए पर्टिकुलर उसी केमिकल का यूज किया जाता है शरीर पे, जिसको सहने की क्षमता हमारे सामान्य कोशिकाओं में नहीं होती है। तो उससे क्या बहुत सारी अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कई ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाता है। हेयर लॉस का मतलब पूरा कंप्लीट हेयर लॉस, आपके शरीर पे एक भी बाल नहीं बचता इस तरीके की कीमोथेरेपी में, जो थोड़ा सा हाई पावर की होती है। या एनीमिया, बिल्कुल ही ब्लड का कमी हो जाएगा। कुछ प्रायः जो कैंसर्स हैं जनरली उनको सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन तीनों ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है अलग अलग। अगर मान लीजिए एकदम शुरुआत में ही पता चल जाए तो सर्जरी से काम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी के बाद भी कुछ सेल्स छूट जाती हैं, तो उन पर जो है रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है, और अगर लेवल हाई है तो कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है। तो मतलब ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्यूमर सेल्स को इम्यून सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट करने पर, या अगर मान लीजिए आपकी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा डिटेक्ट कर दिया जाए तो उससे डिस्ट्रक्शन कम हो सकता है ना। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है? इम्यूनोथेरेपी में इसमें ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उससे बेटर हो सकता है ना। जैसे अल्फा इंटरफेरॉन है।
अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ही एक्टिवेट कर देता है, जिससे ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प मिलती है। मतलब अल्फा इंटरफेरॉन जो है इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को इतना मजबूत किया जाता है, अपनी सेना को ही मजबूत किया जाता है, जिससे वो ट्यूमर का जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैंसर के बारे में जो जानकारी थी उसके बारे में आपने बात करी। अब हम बात करेंगे बच्चों ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में, है ना। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं, उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज ये है क्या। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज ये वर्डिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, सर्वे किए गए और आंकड़ों से ये पता चला कि ड्रग्स और अल्कोहल इसका प्रयोग स्पेशली यूथ में बढ़ रहा है। जो रिसर्चेस की गई, जो आंकड़े सामने आए, उसमें ये समझ में आया कि स्पेशली यूथ, यानी कि यूथ जो हैं वो इन खराब चीजों के टारगेट हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जितना अच्छी चीजों का मार्केट होता है, खराब चीजों का भी उतना ही मार्केट होता है। अब कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आप क्लास 12th में हैं तो आपकी कैटेगरी जो है वो यूथ की ही कैटेगरी है ना। तो ये कैसा है, ये वास्तव में चिंता का विषय है। जो ड्रग्स का और अल्कोहल अब्यूज का है केस, ये वास्तव में चिंता का विषय है, क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं? देखो, प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा जो है ना वो हर एक खराबी को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस, यानी कि कोई रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक हो सही, उससे जो है यूथ अपने आप को इन खतरनाक आदतों से बचा सकते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं। जिस तरीके से इस समय विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें आप सबको पता चल गया कि जिसके शरीर में जितनी ज्यादा इम्यूनिटी थी, वो किसी भी नए अचानक आने वाले रोग से अपने आप को बचा पाने में उतना ही सक्षम पाया गया, उतना ही ज्यादा वो सक्सेस हो गया। और जो अंदर से कमजोर था, उसके साथ क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ा। तो आपको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन से आप इन खतरनाक चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है, आप किस तरह से उसको अपना सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में आप उसको उतार सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले क्या बहुत बड़े बड़े कौन से नुकसान है, बार बार कहा जाता है कि ये नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक है, लेकिन इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ ड्रग्स हैं जिनको अब्यूज किया जाता है। जिन ड्रग्स को अब्यूज किया जाने लगा है, कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं, वो कौन से हैं? एक तो है ओपियोइड्स, जिसको आप हेरोइन के नाम से जानते हैं, है ना। आपका कैनाबिनॉइड्स हैं, कोका एल्केलॉइड्स हैं, है ना। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अलग अलग सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें से जो मैंने आपको नाम लिए, इनमें से ज्यादातर क्या है, फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ये ऐसे पौधों से निकलते हैं जो जिनमें फ्लावर पाया जाता है, जो पुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रग्स हैं जो नुकसान किस पे पहुंचाते हैं? सबसे ज्यादा जो ओपिनॉइड्स हैं या हेरोइन्स हैं, ये सबसे ज्यादा आपके तंत्रिका तंत्र पे। अब कितना आपके शरीर में इसका इम्पोर्टेंस है नर्वस सिस्टम का, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो उपस्थित होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स से ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, हीरोइन, जिसको कॉमनली हम
स्मैक के नाम से जानते हैं। इसका एक कॉमनली सामान्य नाम जो है वो स्मैक है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का केमिकली डाईएसिटिल मॉर्फिन है। क्या है? ये एक तरीका की केमिकली डाईएसिटिल मॉर्फिन है, जो कि कलर कैसा होता है, मतलब दिखने में कैसा होता है? ये व्हाइट कलर का होता है, कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डर लेस होता है, टेस्ट में बिटर होता है और क्रिस्टल्स की तरह का कंपाउंड होता है। ठीक है। जो हेरोइन है ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से मिलता है ना। और मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? पॉपी प्लांट। किससे निकाला जाता है? पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निकाला जाता है ना। जनरली स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। और हेरोइन एक ऐसा डिप्रेसेंट है जो बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। या आप सामान्य तौर पे एक लाइन में समझ सकते हैं कि आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, आपके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स। इसका क्या है? को एक एक शब्द में आप नोट कर सकते हैं। सोर्स क्या है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है। कंज्यूम्ड बाय स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन। सूंघ करके या इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं लोग। प्रॉपर्टीज व्हाइट कलर का होता है, बिटर होता है एंड ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन होता है। मोड ऑफ एक्शन, सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है? बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये रिसेप्टर्स से जाकर के ओपियोइड रिसेप्टर्स से जाकर के जुड़ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है। इफेक्ट इसके बहुत खतरनाक है। इट इज अ डिप्रेसेंट, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। आपके बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है और बहुत लंबे समय तक लेने पर या ना लेने पर इसकी क्या हो जाती है? लत। एक होता है सामान्य आदत, एक होती है लत जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। तो इससे क्या होता है? जो रोगी है वो डिप्रेशन में चले जाता है, उसकी नॉर्मल लाइफ एकदम ही स्पॉइल हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आपका कैनाबिनॉइड्स का। नेक्स्ट जो ग्रुप है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? ये आपके कैनाबिनॉइड्स केमिकल्स के ऐसे ग्रुप हैं जो क्या करते हैं? ब्रेन में उपस्थित कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। ये आपके ब्रेन को डैमेज करेगा। अब ये नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो हैं वो कैनाबिस सटाइवा के फूलों से, उसकी इन्फ्लोरेसेंस से, पुष्प क्रम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कैनाबिस प्लांट के जो फ्लावर है, टॉप्स, लीव्स, रेजिन, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये क्या है? ड्रग्स के नाम है ना। और इनसे ये कैसे इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन के द्वारा लिए जाने वाले ड्रग्स हैं, है ना। ये क्या करते हैं? ये बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, है ना, यानी कि ये हार्ट को आपके इफेक्ट करते हैं। ठीक है। सोर्स क्या है इसका? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, कंज्यूम्ड बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। ठीक। मोड ऑफ एक्शन, नुकसान कहाँ पहुंचाता है? बाइंड्स टू कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन, यानी डायरेक्ट आपके दिमाग को क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखता है। अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और ये आपके हृदय तक पहुंचाने वाली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोकीन। इसके बारे में, इसमें से कुछ खास नहीं आएगा, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न एक तो पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोका प्लांट से मिलता है कोकीन। एरिथ्रोजाइलम कोका फाउंड इन साउथ अमेरिका, कंज्यूम्ड बाय स्नॉर्टिंग। है ना। मोड ऑफ एक्शन, इंटरफेरेंस विथ ट्रांसफर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को, आपकी जो संकेत आपके शरीर द्वारा, जो आपके ब्रेन को संकेत देने की क्षमता है, आपके ब्रेन का
जो डायरेक्शन देने का कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ना। इफेक्ट इसका क्या है? स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, producing a sense of euphoria and increased energy. Excessive doses cause hallucination. ठीक है, कोकीन जो है, कुछ ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डाउन करते हैं, कुछ हैं जो बहुत ज्यादा उसको एक्टिव कर देते हैं। तो कोकीन बहुत ज्यादा एक्टिव कर देने वाले ड्रग्स में से एक है। ये बेसिकली मूल रूप से जो इसका प्लांट है वो कहाँ पे मिलता है? मूल रूप से इसका प्लांट आपका साउथ अमेरिका का प्लांट है ये। और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जो होता है हमारे केमिकल या हमारी माइंड में, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन है उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर कर देता है ना। कोकीन जिसे कॉमनली कोक या क्रैक कहा जाता है, यूजुअली स्नॉर्टिंग करने का मतलब सांस के द्वारा खींचा जाता है। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि ज्यादा क्या कर देता है? ज्यादा आपको एक्टिव कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और यूफोरिया का मतलब आपको आभासी सुख का आभास ये कह सकते हैं। और हाई एनर्जी की फीलिंग आती है। हाई एनर्जी आती नहीं है, इस जगह पे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। सुख का आभास होता है यूफोरिया, यानी कि केवल आभासी है। और हाई एनर्जी की फीलिंग आती है, यानी कि हाई एनर्जी आती नहीं है, केवल फीलिंग आती है ना। जैसे वर्चुअल समझ लो वो आपको, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना दतूरा, इसमें इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आजकल कैनाबिनॉइड्स जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा दुरुपयोग की जाती है। उसके लिए टेस्ट होता है ना, डोपामाइन टेस्ट होता है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं, अचानक ही खिलाड़ियों द्वारा ये कभी कभी यूज कर लिया जाता है, तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब आप खेलने के लायक नहीं है। अगर आपने कोई एक्सेसिव ड्रग लेकर के आपके अंदर अगर एनर्जी की क्षमता आई तो आप नॉर्मल खिलाड़ी नहीं माने जाएंगे। डोप टेस्ट में कई बार खिलाड़ी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ये इसके बारे में आप सबको पता भी। तो ये क्या है? दुरुपयोग है उसका, है ना। क्या है आपका? दुरुपयोग है। अब जैसे ये केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स के रूप में लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। क्यों? कहीं नहीं लिखा कि उपयोग करते हैं, लोग दुरुपयोग ही करते हैं, क्योंकि वो आपके जो प्राकृतिक ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसमें इंटरप्ट करने का काम करते हैं, है ना। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं कि जो दवा के रूप में, यानी कि बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, है ना। तो कौन से ऐसी दवाइयां हैं जो आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए? ड्रग्स जो है वो नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन, दवाओं के रूप में जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में हम बात करेंगे। ड्रग्स लाइक बर्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडायाजेपाइंस, LSD, लिसर्जिक एंड डायथिलएमाइड्स are used as medicines to help patients with mental illness and insomnia, जिनको नींद ना आने की बीमारी होती है या मानसिक बीमारी होती है कोई, तो उन पर ये सारी दवाइयां यूज की जाती हैं, ठीक है। मॉर्फिन नाम का ड्रग जो है ये कैसा है? ये इट इज अ पेन किलर, दर्द की दवा के रूप में यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, जिनको कोई ऑपरेशन किया गया है, जिनको कोई सर्जरी की गई है। बट इट इज ऑल्सो अब्यूज्ड, लेकिन ये भी अब्यूज्ड है और ये दुरुपयोग इसका किया जाता है। ये डायरेक्ट किसी को भी मेडिकल स्टोर से नॉर्मली नहीं मिलता, ठीक है। निकोटीन क्या है? प्रेजेंट इन टोबैको, तंबाकू में पाया जाता है, विच इज स्मोक्ड, च्यूड और स्नफ्ड। निकोटीन मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। इफेक्ट इसका क्या है? इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। इसको लेने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, आप स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान हैं उसके बारे में जानेंगे। जो स्मोकिंग है बहुत कॉमनली देखा जाता है ना। ये हार्ड ड्रग्स के
इसको हम ये कह सकते हैं कि हार्ड ड्रग्स के लेने का रास्ता खोलने का एक तरीका है ना, तो डोंट स्मोक एवर, इससे हार्ड ड्रग्स के सेवन का रास्ता खुल जाता है। टोबैको का यूज, अब क्लास में बताया जा रहा है कि डोंट यूज टोबैको, है ना। इसका यूज जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, ये 400 सालों से अधिक समय से इसका यूज हो रहा है ना। तंबाकू की खेती भी की जाती रही है, तो टोबैको को स्मोक यानी कि आप उसको जला करके उसके स्मोक को इनहेल करते हैं, कुछ लोग चबाते हैं उसको, कुछ लोग सूंघने की तरह यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एल्केलॉइड्स होते हैं और निकोटीन भी उसमें शामिल होता है। तो ये क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा देता है। देखो स्मोकिंग नुकसानदायक कहाँ कहाँ है, आपके लंग्स को डैमेज करने का काम करता है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट के कैंसर का कारक बन सकता है, आपके ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है। मतलब उसका वो करने का मतलब है बहुत पॉल्यूटेड जगह में आप लगातार अगर खड़े हों तो जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है उस तरीके की प्रॉब्लम एक स्मोक करने से भी हो सकती है। एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, आपकी कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है ये, ठीक है। टोबैको चबाने से क्या होता है, ओरल कैविटी के कैंसर का, मुंह का कैंसर है ना, उसका खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग से ब्लड में कौन से गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन घट जाता है, यानी कि जो आपके हीमोग्लोबिन के कण हैं आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे क्या होता है आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। जब कोई भी व्यक्ति है ना सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो क्या उस पैकेट पे लिखी हुई बड़ी बड़ी जानकारी वो दिखाई नहीं पड़ती, वो उसमें क्लियर लिखा होता है। ये नहीं हो सकता है कि उसकी निगाह उस पैकेट पे छपी जो कानूनी चेतावनी है उस पर ना पड़ता हो, जिसपे ये वार्निंग लिखी रहती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बावजूद भी लोग खरीदते हैं। पता नहीं क्यों बिकती है, मुझे सरकार का ये डिसीजन समझ में नहीं आता कि अगर इतनी खतरनाक है तो बिकनी ही नहीं चाहिए, उस पर ही रोक लगा देनी चाहिए, है ना। तो वार्निंग के साथ मतलब कोई अपने लिए नुकसान की चीज खरीद रही है और खरीद रहा है और उस पर लिखा भी हुआ है चेतावनी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। तो एज अ टीचर मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का है तो फिर उसको बिकना ही नहीं चाहिए, है ना। खास तौर पे स्कूल कॉलेजेस के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए, और इसको आप दवा के रूप में यूज कर सकें कोई आवश्यकता अगर ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं। सोसाइटी में यंग और ओल्ड दोनों में ही स्मोकिंग का चलन है। स्मोकिंग एक ऐसा ड्रग लेने का तरीका है जो बहुत कह सकते हैं कि नॉर्मल है, जो आप हर जगह यदा कदा देखने को मिल सकता है ना, हर जगह। तो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और एडिक्टिव नेचर को देखते हुए दोनों को ही इसकी हैबिट से बचना चाहिए। इसमें क्या नुकसान है बच्चों कि इसकी आदत पड़ जाती है और ना मिलने पर आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो किसी भी एडिक्शन या लत से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग होती है, मेडिकल हेल्प होती है। अब इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, तो इस क्लास में बैठे सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि कभी भी इस तरीके का कोई चीज नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, आप अपने साथ साथ अपने माता पिता को, अपने आसपास रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचाते हो, समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद सबसे बड़ा बात तो ये है कि आप अपनी लाइफ का जो गोल्डन टाइम है उसको मिसयूज करते हैं, है ना। कह सकते हैं कि ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है, जब आपके इस समय पे आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आप करो या मरो की सिचुएशन। अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी मेहनत की अपने ऊपर, तो आप निखरेंगे या फिर नहीं निखरेंगे, दो ही ऑप्शंस होते हैं, हाँ या ना। तो कोशिश करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे और इधर उधर की फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। इफेक्ट्स क्या हैं इसके, अलग अलग तरीके की बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस
एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स और कैंसर, जो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है, ज्यादातर इंक्रीज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड लीडिंग टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी, है ना। इतना अल्ट्रावायलेट रेज से सूरज भी हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना एक सिगरेट के स्मोक करने से हो सकता है ना। कॉजेज ऑफ अल्कोहल ड्रग एब्यूज, ये क्या है, अल्कोहल ड्रग एडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे अगले कुछ सेशंस में। एडोलेसेंस और ड्रग अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, इसके क्या नुकसानदायक हैं, एडिक्शन इसका कैसे हो जाता है, किस तरह से डिपेंडेंस हो जाती है इस पे, यानी कि इस पर लोग एक बार करने के बाद क्या है कि उस आदत से छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और हम प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से इससे हम बच सकते हैं और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में हम अगले सेशंस में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने कैंसर किस कारण से पनप जाता है उसके बारे में चर्चा की, उसके कौन कौन से इलाज हैं जो पॉसिबल हैं, जो आपके अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है जिसका, उसके बारे में चर्चा करी। हमने ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के बारे में भी चर्चा करी। ये बहुत सेंसिटिव विषय है जिसके बारे में छोटी मोटी चर्चा से कोई फायदा नहीं होता, इसके लिए आपको पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे अवेयर होना होगा। और अगर हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए यूथ को आगे आना होगा, और उसको आने का सबसे पहला तरीका ये है कि वो ये संकल्प लें कि वो किसी भी प्रकार की गलत आदतों का शिकार ना हो करके अपने देश के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि ये आपका क्या टाइम है, गोल्डन टाइम। और गोल्डन टाइम को यूज करके ही आप अपने देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।